बच्चों, पिछले व्याख्यान में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत और इतिहास का अर्थ जाना और धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य व बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा। आज हम जैन साहित्य के बारे में जानेंगे। जैन साहित्य से भी भारतीय इतिहास की बहुत सी घटनाओं की जानकारी मिलती है और जैन साहित्य में आगम सर्वप्रिय है, जिनमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन, 6 चित्र सूत्र है। जैन ग्रंथों में जो ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह आचार्य हेमचंद्र लिखित परिष्ट पर्वन। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। जैन साहित्य का दूसरा उपयोगी ग्रंथ भद्रबाहु चरित्र है। इसमें जैन आचार्य भद्रबाहु के जीवन के साथ साथ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाएं दी गई हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इससे भारतीय समाज की सामाजिक और धार्मिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिससे मौर्य शासन के आदर्श और पद्धति की जानकारी मिलती है और इससे हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार मौर्य शासकों ने प्रशासन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था की थी। इस ग्रंथ को चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और उस काल का प्रधानमंत्री कौटिल्य ने लिखा था, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा गया है। दूसरा जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में यूनानियों के आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति तथा यूनानियों के आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तीसरा जो ग्रंथ है वो है पाणिनि अष्टाध्यायी। धर्मोत्तर साहित्य में संस्कृत व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें मौर्य काल से पूर्व के भारत की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक दशा की कुछ जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त कृत नाटक मुद्रा राक्षस में हमें मौर्य काल की कुछ घटनाओं की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से हमें चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश के विनाश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम। ये कालिदास द्वारा रचित नाटक है, जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इससे शोंग वंश तथा उसके पूर्ववर्ती राजवंशों की समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का बोध होता है। इस ग्रंथ में पुष्यमित्र एवं यवनों के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख भी किया गया है। कालिदास की एक अन्य रचना रघुवंश में संभवतः समुद्रगुप्त की दिग्विजय की झलक मिलती है। नेक्स्ट है हर्ष चरित्र, जो हर्ष के काल में महाकवि बाण के द्वारा रचित था। इसमें हर्षवर्धन का जीवन चरित्र, जो न केवल किस सम्राट का चरित्र चित्रण करता है, अपितु 7वीं सदी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है कल्याण की राजधानी। प्राचीन भारतीय साहित्य में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ केवल कल्याणकृत राजतरणी है। ये पुस्तक कश्मीर का आदिकाल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास इसमें लिखा गया है। साहित्यिक शैली से इसका महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए ये उपयोगी ग्रंथ है। अब नेक्स्ट आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य में तमिल साहित्य और दक्षिण भारत के साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण भारत के राज कवियों ने अपने राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए कुछ जीवन चरित्र ग्रंथ लिखे थे। उनमें तमिल साहित्य, चोल शासकों का साहित्य, विल्लन का विक्रमादेव चरित्र साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इन ग्रंथों से ऐतिहासिक दृष्टि एवं सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का राजनीतिक घटनाओं का और रेखा रेखाओं का हमें ज्ञात होता है और इन ऐतिहासिक रचनाओं से हमें उस सामाजिक ग्रंथों से हमें उस काल के इतिहास के बारे में भी पता चलता है। उसके बाद हम विदेशी लेखकों और यात्रियों का विवरण, ये
विदेशी यात्रियों के द्वारा हमारे यहाँ लिखा गया है और इन विदेशी यात्रियों के विवरण को हमने यहाँ पर 4 भागों में बांटा है। पहला है यूनानी एवं रोम लेखक, दूसरा है चीनी लेखक और तीसरा है तिब्बती लेखक और चौथा है अरब एवं मुस्लिम लेखक। इन यूनानी लेखकों में सबसे प्राचीन जो वृत्तांत है वो हेरोडोटस और टीएसएस के वृत्तांत है। हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में उत्तराखंड और ईरान साम्राज्य के राजनीतिक और आर्थिक संबंध में प्रकाश डाला है। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगास्थनीज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे यूनानी शासक सेल्यूकस की और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने अपने प्रवासकालीन विवरण को अपनी पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ साथ मेगास्थनीज की इंडिका का भी ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। चीनी लेखकों में चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के फलस्वरूप अनेक चीनी यात्री भगवान बुद्ध की जन्मस्थली भारत आए तथा उनमें से कुछ ने यात्रा वृत्तांत लिखा। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे चीनी लेखकों में सुमाचिन, फायान, हेनसांग, इतिसन आदि का नाम उल्लेखनीय है। तिब्बती लेखक भी बौद्ध धर्म के उपासक थे। उन्होंने भारत के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा। तिब्बती लेखक तारानाथ के ग्रंथों कम्यूर तथा तंग्यूर से भी भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अरब एवं मुस्लिम लेखकों ने यात्रियों के वृत्तांत में भी ऐतिहासिक महत्व है। इन लेखकों से पता चलता है किस प्रकार इस्लाम की सेनाओं ने धीरे धीरे भारत पर अधिकार कर भारतीय राजनीति में एक नई व्यवस्था स्थापित की है। इनमें जो मुख्य है वो है अलबुरीन का तहकीके हिंद भारत की खोज विशेष रूप से उल्लेखनीय है और सुलेमान 9वीं शताब्दी के मध्य भारत आया। उसने अपनी पुस्तक सिलसिलात उल तवारीख में पाल तथा प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा है। अल मसूदीन भारत में रहा और उसने अपनी पुस्तक मरूजुल जहां में राष्ट्रकूट राजाओं के विषय में लिखा है। इस प्रकार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साहित्य सामग्री स्पष्ट इस बात की ओर इंगित करती है कि भारत के लोग इतिहास के प्रति सचेत थे। वैदिक साहित्य से राजतरणी तक की जो साहित्यिक यात्रा है वह भारत के इतिहास लेखन के विकास की प्रक्रिया को दर्शाती है। यहाँ पे हमारा जो ब्राह्मण धार्मिक साहित्य पूरा होता है और नेक्स्ट हम लेते हैं पुरातात्विक सामग्री। सामग्री का भारतीय अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसको हमने यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। पहला अभिलेख, दूसरा मुद्राएं और तीसरा है स्मारक। पहला अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है अशोक के अभिलेख। अशोक के उत्कीर्ण लेखों एवं लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख 4 लिपियों में थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक तथा यूनानी में है। अभिलेख अशोक ने चट्टानों और खंभों पर खुदवाए थे। अभिलेखों के आधारभूत सामग्री के आधार पर उनको 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और ताम्रपत्र लेख। अशोक ने शिला खंडों पर लेख उत्कीर्ण कराने का व्यापक प्रयास किया था। उसने अपने विस्तृत साम्राज्य में जनता को राजकीय आदेशों की जानकारी देने के लिए धर्मलेख खुदवाए थे। अशोक के पश्चात पुष्यमित्र सूंग ने और सूंग के पश्चात खारवेल ने हाथी गुम्फा शिलालेख और रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख महत्वपूर्ण है, जिनका भारतीय इतिहास के निर्माण में विशेष स्थान है। शिलालेखों के बाद हम स्तंभलेख पर आते हैं।
स्तंभ लेखों का प्रचलन भी अशोक के समय हुआ था। उसने लगभग 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए थे। और अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं उनमें से है रूपनाथ मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, लोटिया चंपारण बिहार, दिल्ली, सांची और कौशाम्बी के 7 स्तंभ लेख मुख्य हैं। अशोक के ये स्तंभ लेख एक और लोक हितकारी बौद्ध धर्म की महानताओं को अभिव्यक्त करते हैं तो दूसरी और उसके ऐतिहासिक पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। गुप्त शासकों के स्तंभ लेख भी महत्वपूर्ण हैं। उनमें समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख और चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरुल स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख महत्वपूर्ण है। स्तंभ लेखों के बाद हम आते हैं गुहा लेख पे। और गुहा लेखों का प्रचलन बौद्ध धर्म के प्रचार के समय में ही हुआ होगा। दानशील राजाओं अथवा धनिकों ने विविध धार्मिक संप्रदायों के भिक्षुओं और साधु संतों के लिए इन गुहाओं का निर्माण करवाया था। इन गुहाओं में जो महत्वपूर्ण है वो है गया बिहार की गुहाएं। उनका निर्माणकर्ता अशोक था। उदयगिरी की इतिहास प्रसिद्ध गुहाएं, इनका निर्माणकर्ता चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था। और अजंता बाग की गुहा से तत्कालीन धर्म, संस्कृति और कला की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद ताम्रपत्र लेख हैं। ताम्रपत्र अभिलेखों से तत्कालीन धार्मिक विचारधारा का ज्ञान प्राप्त होता है और इन ताम्रपत्रों में भूमि या अचल संपत्ति का विवरण और दान ग्रहीता को दिया गया उस व्यक्ति के अधिकार के प्रमाण पत्र समझे जाते थे। इन पर दानदाता तथा ग्रहीता का नाम, वंश, तिथि और उस अवसर का वर्णन भी उल्लिखित रहता था जब वे दान दिया गया हो। इनमें महत्वपूर्ण है कुमारगुप्त प्रथम का उत्तरी बंगाल के दामोदरपुरम, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र लेख और हर्षवर्धन के बांसखेड़ा तथा मधुबन ताम्रपत्र। यहाँ पर अभिलेख हमारे पूरे होते हैं।